तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जिसे आप नज्म कहते हैं। अब तक हम और आप नसरी हिस्से को पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे नज्म वाले हिस्से को पढ़ेंगे। नज्म में आपका मेरे प्यारे बच्चों, नज्म में हमद भी आ जाता है, नात भी आ जाता है, गजल भी आ जाता है। ये सारी चीजें नज्म में आ जाता है। और नज्म की जो है 4 किस्में हैं, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि नज्म होता क्या है। तो नज्म जिस तरह एक धागे में मोती को पिरोया जाता है, इसी तरह नज्म होता है कि उसमें अपने अच्छे अल्फाज को जुमलों में और अपने जो है वो जो शेरी नज्म होता है, वो चाहे वो मतला हो या मक्ता हो, चाहे वो मसलस हो या रुबाई हो या मुखमस हो, चाहे वो 5 लाइन वाले हो या 2 लाइन या 3 लाइन वाले हो, उसमें अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना, बहरो काफिया का, है ना, आजादे है, सारी चीजें नज्म के अंदर पाई जाती है। वही कहता है कि जिस तरह एक धागे में मोती को पिरोया जाता है, उसी तरह नज्म में अच्छे अच्छे अल्फाज को अच्छे सलीके के साथ, है ना, उसमें लगाया जाता है और अच्छी तरह नज्म खानी की जाती है। तो आज एक चैप्टर है जिसका नाम है मनाजिर कुदरत। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? मनाजिर कुदरत। और ये जो चैप्टर है ये नज्म है और इसका इनके मुसन्निफ है चकबस्त। कौन है? चकबस्ती। तो आज हम नज्म के बारे में जानेंगे। और इस नज्म में मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि जो नज्म है मनाजिर कुदरत, है ना, इस नज्म में उत्तरांचल के सदर मकाम देहरादून के पहाड़ी इलाके की एक खूबसूरत मंजर निगारी की गई है। शायर वहां जाता है और वहां की जो अल्लाह तबारक व ताला के मनाजिर होते हैं, उस पहाड़ के अंदर, देहरादून के अंदर जो पहाड़ी इलाका होता है, वहां की वो मंजर कशी जो है इस नज्म में पेश किए, बड़े अच्छे अंदाज में पेश किए हैं। मैं चंद जो है लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहता है कि फिजाए कोह में ऐसी हवा सिमाती है, फिजाए कोह में ऐसी हवा सिमाती है, बशर की रूह को राहत की नींद आती है। यानी फिजाए कोह बोले तो पहाड़ की हवा में, है ना, पहाड़ की फिजा मन हवा होता है, कोह के मन पहाड़ होता है। तो पहाड़ की हवा में ऐसी हवा सिमाती है, बशर की रूह को, बशर मन इंसान होता है, इंसान की रूह मतलब इंसान की रूह को जो है एक आसूदगी, आराम भरा नींद आ जाता है और वो आसूदगी का, है ना, एहसास करने लगता है, इजहार करने लगता है। फिर आगे कहता है, बस एक आलम हो 4 सिमत तारी है, बस एक आलम हो 4 सिमत तारी है, न शोरो शर है न दुनिया की आहो जारी है। मतलब एक आलम है और चारों तरफ सन्नाटा छाया, चारों तरफ क्या है? सन्नाटा छाया हुआ है। न शोरो शर है, न शोरो गुल है, न शोरो शराबा है, न हल्ला गुल्ला है, और दुनिया की आहोजारी, है ना, इधर उधर की कोई बातें नहीं। एकदम अल्लाह तबारक व ताला की वो मनाजिर वहां पे दिखते हैं, जिसे शायर एक नज्म लिखने पर मजबूर हो जाता है और वो मनाजिर कुदरत के नाम से आपके निसाब में एक नज्म है वो लिख डालता है। फिर आगे कहता है कि असर दिखता है कुदरत का नगमा दिलगीर, असर दिखता है कुदरत का नगमा दिलगीर, शजर हजर से टपकती है राग की तासीर, है ना। अल्लाह तबारक व ताला का जो है कारीगिरी की वहां पे एक असर दिखता है, एक असर दिखता है जो दिल को भा लेता है, दिल को मोह लेता है। कहता है कि शजर हजर से, शजर के माना होता है दरख्त, हजर के माना होता है पत्थर। कहता है कि दरख्त से, पत्थर से अल्लाह तबारक व ताला की वो कारीगिरी की तासीर नजर आती है। फिर आगे कहता है, ये राग वो है जो मिजराब का असीर नहीं, ये राग वो है जो मिजराब का असीर नहीं, ये हर्फ कान के पर्दों में गोशागिर नहीं, है ना। ये वो अल्लाह तबारक व ताला की कारीगिरी है जो क्या है, कैद नहीं है, ये हर्फ कान के पर्दों में गोशागिर नहीं। मतलब ये सारी चीजें, वो मनाजिर सिर्फ हमारी कान तक नहीं, बल्कि जहां जहां से दुनिया के लोग आते हैं, हर कोई देखता है और उसकी वाहवाही करता है कि अल्लाह कोई जात तो है जिन्होंने दुनिया को बनाया है, ऐसी कारीगिरी, है ना, सजाया है, बसाया है, कोई जात तो है जो इस कायनात को चला रहा है। फिर आगे कहता है, वही सुनेगा इसे दिल गुदास है जिसका, वही सुनेगा इसे दिल गुदास है जिसका, हो दिल में सोज तो रग रग में साज है उसका। अब देखिए कितना अच्छा मिसरा है। कहा है कि यानी अल्लाह तबारक व ताला की कारीगिरी को और वहां की मंजर निगारी को वही सुनेगा जिसका दिल, गुदास के माना था पिघलने वाला, जिसका दिल पिघलने वाला हो, ये उसी वही इंसान जो इसको महसूस करेगा और वही सुनेगा। कहता है कि जिस हो दिल में सोज, यानी जिसके दिल में जलन हो, कीना कपट हो, नफरत हो, तो फिर कहता है कि रग रग में साज है उसका, है ना, यानी उसके रग रग में क्या है, उस चीज की असर नहीं दिखेगा, वो उससे नफरत ही करेगा। तो कुछ ये अशार वगैरह है, इसमें बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा जो है मैं पढ़ के आपको सुनाया, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से।
तो चलिए मैं मुसन्निफ का तारुफ परिचय कराने के बाद इस चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, गोया कि एक ही चैप्टर में पूरा कंप्लीट वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव भी रहेगा और आपका साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। तो चलिए एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, बस आप इसी तरह पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, है ना। क्योंकि कई दिनों के बाद जो है फिर आपका क्लास हुआ है, बीच में कोई हादसे के शिकार हो गए थे हमारी टीम और हम लोग, इस वजह से जो है थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर से अब से यहाँ से कंटिन्यू जो है रेगुलर क्लास चलेगा, आप पढ़ते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि नागा ना हो, क्योंकि आधी किताब से ज्यादा हो गया नहीं, आधी किताब बचा है, पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर जो ग्रामर वगैरह सारी चीजें आपको मैं कराऊंगा। चलिए देखते हैं। मुसन्निफ का नाम है आपका चकबस्त और ये चैप्टर है मनाज़िर कुदरत और ये एक नज्म है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो नज्म है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें दी गई है। मुसन्निफ चकबस्त, और चकबस्त जो है तखल्लुस है। चकबस्त भी इसका क्या है? तखल्लुस है। असल में जो मुसन्निफ का पूरा नाम है वो पंडित बर्ज नारायण, पंडित बर्ज नारायण। और मुसन्निफ मतलब क्वेश्चन आता है मुसन्निफ कौन है, तो चकबस्त, और तखल्लुस भी चकबस्त है। यहाँ पे पूरा नाम दिया नहीं, पूरा नाम पंडित बर्ज नारायण, पंडित बर्ज नारायण। अब याद रखिएगा, पैदाइश हुई है पंडित बर्ज नारायण की 1882 ईस्वी को फैजाबाद, 1882 ईस्वी को फैजाबाद यूपी में। कभी कभी यूपी के जगह उत्तर प्रदेश दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज में नहीं रहेगी, यूपी को ही उत्तर प्रदेश बोलते हैं। और इनकी जो वफात हुई हमारे मुसन्निफ साहब की, है ना, चकबस्त की, 7 बजे शाम को स्टेशन पर। कहां पर? 7 बजे शाम को स्टेशन पर ही 1926 में। कब? 1926 में एक मुकदमा के सिलसिले में जो है हमारे जो मुसन्निफ हैं चकबस्त, वो रायबरेली तशरीफ ले जाते हैं और जो है काफी जो है अच्छी वकालत के साथ उस मुकदमे में, है ना, उसकी जीत भी होती है। लेकिन कहता है कि जब वहां से वो वापसी होती है तो स्टेशन पर ही 1926 में चकबस्त का इंतकाल हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग पर फालिज का असर होता है और वो वहीं नर्वस हो जाते हैं। और जो है फिर उसको लखनऊ लाकर जो आखिरी रसूम अदा की जाती है। मतलब वो जो तदफीन का काम होता है वो लखनऊ में होता है, रायबरेली में इनकी वफात होती है। तो क्वेश्चन आता है कि चकबस्त की वफात क्या बजे शाम में हुआ? तो 7 बजे शाम में। कितने बजे शाम में? 7 बजे शाम में, है ना। कहां पे? स्टेशन पर। और कब? तो 1926 में। आखिरी रस्म कहां अदाई कराई गई? तो लखनऊ में आखिरी रस्म जो इसकी अदा की गई थी। अब देखिए मुसन्निफ का ही परिचय पढ़ रहे हैं। इब्तिदाई तालीम कहां हुआ है? कहता है कि लखनऊ में इब्तिदाई तालीम 1905 में इन्होंने जो बीए पास किया, 1905 में चकबस्त बीए पास किया और 1908 में जो है वकालत का इम्तिहान पास किया। 1908 में क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? तो वकालत का इम्तिहान 1908 में पास किया। ठीक है। चकबस्त जो शेरो शायरी में आतिश, शेरो शायरी में आतिश, गालिब और अनीस के शहदाई थे। और किसके शहदाई थे? अनीस के शहदाई थे। यानी चकबस्त जो है जब शेरो शायरी करते थे तो ये किसके चाहने वाले या किसके ये पैरोकार थे? तो ये किसके किसके थे? तो यहाँ नाम दिया है शेरो शायरी में आतिश के, है ना, बड़े शायर हैं। गालिब को जानते हैं, उर्दू गजल का बादशाह। और ये अनीस, मीर अनीस, है ना, इनके शहदाई थे, मतलब इनके चाहने वाले थे। आगे देखिए, चकबस्त की शायरी में आतिश का रंग आ गया ना, आतिश का रंग और मुसद्दस पढ़, यहां पढ़ दे दीजिएगा आप। और मुसद्दस पर, मुसद्दस किसे कहते थे? आप इसको भी कंफ्यूज को हटा लीजिए ना, जो डाउट है उसको क्लियर कर दे। मुसद्दस कहते हैं जो 6 मिसरे पर मुश्तमिल हो। कितने पे? 6 पे, 5 और 6 मिसरे पर जो नज्म मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसद्दस, है ना। एक मुखमस होता है जो 5 होता है। तो चलिए, वही कहता है कि चकबस्त की शायरी में आतिश का रंग और मुसद्दस पर अनीस की तकलीद का असर नुमाया है, और मुसद्दस पर अनीस की तकलीद का असर नुमाया है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कुछ सवालात है, मुख्तसर सवालात है, इसको कर लेते हैं। उसके बाद फिर मुख्तसर तरीन सवालात है, फिर उसको करेंगे, फिर तवील सवालात को करेंगे। सवाल नंबर 1 है आपके सामने, चकबस्त के बारे में 5 जुमले लिखिए। जब हम चकबस्त के बारे में जान गए, मुसन्निफ के बारे में परिचय, तारीफ, तो लिखना आसान हो जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पूछती है कि चकबस्त के बारे में 5 जुमले लिखिए, या चकबस्त के सवानह के बारे में लिखिए, या फिर चकबस्त के हालात जिंदगी के बारे में लिखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो तीनों क्वेश्चन को गोया कि लगभग सेम ही आंसर रहता है ना। हालात जिंदगी, उनकी जिंदगी के बारे में, पैदाइश कभी, वफात कभी, कब कौन सा इम्तिहान पास किया, अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, सवाने के बारे में पूछे वही, या फिर मुसन्निफ के, है ना, बारे में, जैसे आपको चकबस्त के बारे में 5 जुमला, यही सारी चीजें लिखना पड़ता है हमको। देखिए, चकबस्त का पूरा नाम पंडित बर्ज नारायण है। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित बर्ज नारायण। और चकबस्त जो है ये तखल्लुस है। चकबस्त क्या है इनका? तखल्लुस है। पूरा नाम क्या है?
पंडित ब्रज नारायण। इनकी पैदाइश 1882 ईस्वी को फैजाबाद यूपी में हुई, है ना, फैजाबाद यूपी में हुई। चकबस्त एक फितरी शायर थे। क्वेश्चन आता है कि चकबस्त कैसे शायर थे, तो चकबस्त एक फितरी शायर थे, है ना, बचपन ही से इनको शेर व शायरी का शौक था, फितरी शायर थे। इस वजह से जो कहता है कि चकबस्त ने पहली गजल कितने साल की, पहली नज्म है ना, वो 10 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 10 साल, क्योंकि बचपन से इनका शेर शायरी से लगाव था, ताल्लुक था। आगे देखिए, इनको बचपन आ गया ना, इनको बचपन ही से शेर व शायरी का शौक था, है ना, इनको बचपन ही से शेर व शायरी का शौक था। इन्होंने अपनी शायरी में नए ख्यालात, मतलब चकबस्त के बारे में कह रहा है कि इन्होंने अपनी शायरी में नए ख्यालात को नज्म किया है, नए ख्यालात को नज्म किया है, यानी नए उभरते हुए जज्बात, नए ख्यालात को अपनी शायरी में चकबस्त ने जगह दी है। मगर जबान की चाशनी, उस्लूबे बयान, लताफत और पाकीज़गी को हाथ से जाने नहीं दिया। अगरचे, है ना, कह रहा है कि चकबस्त ने अपनी शायरी में नए ख्यालात को नज्म किया है, लेकिन जबान की चाशनी, उस्लूबे बयान, लताफत और पाकीज़गी को हाथ से जाने नहीं दिया है। सवाल नंबर 2 है आपके सामने बच्चों, जदीद उर्दू नज्म की मुख्तसर तारीफ लिखी है ना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, नज्म पढ़ रहे हैं ना, मनाज़िर कुदरत क्या है, नज्म है। तो क्वेश्चन आता है कि जदीद उर्दू नज्म की मुख्तसर तारीफ लिखी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इसको याद रख लीजिएगा, बड़ी आसानी होगी आपको। दिया गया कि जदीद उर्दू नज्म वो शेरी तख्लीक है, वो शेरी तख्लीक है जो रिवायती बंदिशों से आजाद होकर मौज़ूआत की वुसाअत, ख्यालात की आजादी और आजादे हैअत, क्या है यहाँ पे, और आजादे हैअत व बहर के इस्तेमाल से पहचानी जाती है। आ गया नहीं कि जदीद उर्दू नज्म की मुख्तसर तारीफ, तो आप याद रखिएगा बच्चों, जदीद उर्दू नज्म वो शेरी तख्लीक है जो रिवायती बंदिशों से आजाद होकर मौज़ूआत की वुसाअत, ख्यालात की आजादी और आजादे हैअत व बहर के इस्तेमाल से पहचानी जाती है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 है आपके सामने, जेर निसाब में, मतलब नज्म में, जेर निसाब नज्म में, या नज्म छूट गया, आप देख लीजिएगा, जेर निसाब में मतलब जेर निसाब नज्म में, है ना, जेर निसाब नज्म में शायर ने कहाँ की मंजरनिगारी की है, यानी मंजरनिगारी पेश की है। जो जेर निसाब नज्म है मनाज़िर कुदरत, उसमें जो है शायर कहाँ की मंजरनिगारी को पेश किया है। चलिए देखते हैं। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने वक्त को कीमती समझिएगा, है ना, ये वक्त इतना बेरहम है, अगर आप इसको बर्बाद करना चाहेंगे तो ये आपको बर्बाद कर देगा। इसी से वक्त की कदर करनी चाहिए, है ना, जो वक्त गुजर गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। इस वजह से आपको, है ना, जो सारी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी हो गई तो अच्छी बात है, अगर जिस सब्जेक्ट में कुछ कमी है तो आप उसको पूरा कर ले, क्योंकि वक्त आपका बहुत करीब आ चुका है ना। इस वजह से मेहनत से पढ़ते और वक्त को गनीमत जानिए, वक्त को गनीमत जानिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। शामिल निसाब नज्म मनाज़िर कुदरत पंडित ब्रज नारायण के तख्लीक है। पंडित ब्रज नारायण की यहाँ कर लीजिएगा, की तख्लीक है, जिसमें उन्होंने उत्तरांचल के सदर मकाम देहरादून के खूबसूरत पहाड़ी इलाके की मंजरनिगारी की है। आ गया ना, उत्तरांचल के सदर मकाम देहरादून के खूबसूरत पहाड़ी इलाके की मंजरनिगारी की है। किस नज्म में, ये मनाज़िर कुदरत में, है ना, कहाँ की मंजरनिगारी पेश की गई है, तो ये आपकी, है ना, देहरादून की पहाड़ी इलाके की मंजरनिगारी पेश की गई है। सवाल नंबर 4 है आपका, नज्म के अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। नज्म के अज्जाए तरकीबी यानी नज्म के जो है जुज की जमा अज्जा, तो कौन कौन सी किस्में हैं या कौन कौन से जुज है, उस पर हमको चर्चा करने के लिए कह रहा है। तो जवाब दिया गया है आपका, नज्म के अज्जाए तरकीबी को हम नज्म की हैत भी कह सकते हैं, जो कि 4 तरह के होते हैं। जो कि कितने तरह के होते हैं मेरे बच्चों, 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 पर है आपका पाबंद नज्म। कैसा नज्म, पाबंद नज्म। यह नज्म गजल की तरह बहरो काफिया की पाबंद होती है। अब ये बहर क्या होता है, काफिया क्या होता है, अभी जैसे ही नज्म का, है ना, 2-3 नज्म पढ़ेंगे तो गजल शुरू होगा। गजल में आपको मैं एक तरफ से बताऊंगा मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, बहर क्या होती है और काफिया क्या होती है।
रदीफ क्या होता है, ये सारी चीजें जब हम गजल पढ़ेंगे तो वह सारी चीजों की बहस करेंगे। गजल के अंदर है ना कि बहर, काफिया, मतला, मक्ता, रदीफ, सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। क्या कहा कि पाबंद नज्म, नज्म एक है, मतलब नज्म की कितनी किस्में, तो 4 किस्में। पहली किस्म क्या है, पाबंद नज्म। ये नज्म गजल की तरह बहर काफिया की पाबंद होती है। ठीक, अब 2 नंबर पे दिया है मारा नज्म। कैसा नज्म, मारा नज्म। ये नज्म मखसूस बहर में कही जाती है, मखसूस बहर में कही जाती है। बहर में ना वजन होता है, जब आएंगे तो सारी चीजों का बहस करेंगे। लेकिन उसमें काफिया नहीं होता, क्या कहता है कि बहर में कही जाती है लेकिन उसमें काफिया नहीं होता है। नंबर 3 पर आपका दिया गया है आजाद नज्म। क्या है, आजाद नज्म। इस नज्म में उरूज की, इस नज्म में ये देख लीजिएगा, ठीक है ना, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक था। आजाद, इस नज्म में उरूज की पाबंदी की जाती है। किसकी पाबंदी की जाती है, उरूज की पाबंदी की जाती है, लेकिन रदीफ व काफिया से आजाद रखा जाता है। क्या कहा, लेकिन रदीफ व काफिया से आजाद रखा जाता है। आजाद नज्म देख लीजिएगा, इस नज्म में उरूज की पाबंदी की जाती है, लेकिन रदीफ व काफिया से क्या रखा जाता है, आजाद रखा जाता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है नसरी नज्म। कैसा नज्म, नसरी नज्म। अब ये पाबंद हो गई, मारा हो गई, आजाद हो गई, नज्म चौथी किस्म पढ़ रहे हैं। यह नज्म मुकम्मल आजाद है। यह नज्म क्या है, मुकम्मल आजाद है। इसमें वजन, रदीफ व काफिया की पाबंदी नहीं होती। इसमें वजन ना रदीफ व काफिया किसी की पाबंदी नहीं होती है, जैसे चाहे वैसे आप कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मुख्तसर तरीन सवालात है। आप भी सोचते होंगे कि पहले तो मुख्तसर तरीन सवालात आता है, फिर बाद में जो है मुख्तसर सवालात आता है, लेकिन टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक होगी। आप पहले जो है मुख्तसर सवालात को दे दिए, बाद में मुख्तसर तरीन सवालात आ गया। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद फिर तवील को पढ़ लेंगे। सवाल नंबर 1 आपका, चकबस्ता का इंतकाल कब और कहां हुआ। आप जब मुसन्निफ का परिचय तारुफ देख चुके हैं तो ये सारा क्वेश्चन आपको आसान लगेगा ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। चकबस्ता का इंतकाल कब और कहां हुआ, तो देखिए जवाब, चकबस्ता का इंतकाल 1926 ईस्वी को 7 बजे शाम स्टेशन पर हुआ, है ना, रायबरेली में। सवाल नंबर 2 है आपका, चकबस्ता ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की, है ना, कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की। तो चकबस्ता है तो जो है 1905 में बीए, 1905 में बीए की डिग्री हासिल की, और 1908 में वकालत की डिग्री। 1908 में वकालत, याद रखिएगा, चकबस्ता ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया, तो 1908, और बीए कब किया, तो 1905 में किया। नहीं, चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 है आपका, चकबस्ता का इंतकाल किस बीमारी में हुआ। चकबस्ता का जो इंतकाल है वो किस बीमारी में हुआ था ना, कौन सा बीमारी लाहिक हुआ कि जो उनका इंतकाल हो जाता है। तो चकबस्ता का जो इंतकाल है मेरे बच्चों, तो फालिज की बीमारी, है ना, फालिज के हमले से, दिमाग पर जो फालिज का असर पड़ा, फालिज के, है ना, हमले से जो है उनकी वफात हो जाती है 1926 में, फालिज के हमले के। याद रखिएगा, चकबस्ता का इंतकाल किस बीमारी में हुआ, तो फालिज, है ना। सवाल नंबर 4 है आपका, चकबस्ता की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो ये तो आप देखते ही, है ना, लिख लीजिएगा या टिक लगा लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। चकबस्ता की मनासिर कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। नज्म चकबस्ता जो है, कौन सी नज्म चकबस्ता की हमारे निसाब में शामिल, मनासिर कुदरत। चकबस्ता की नज्म, यहां पे छूट गया नज्म, इसको लिख देते हैं। चकबस्ता की नज्म मनासिर कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 5 है आपका, चकबस्ता का पूरा नाम क्या है। तो आप पढ़ चुके हैं अभी। चकबस्ता का पूरा नाम पंडित बर्ज नारायण, पंडित बर्ज नारायण है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो 2 चीज पढ़ लिए, मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात। अब तवील सवालात पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव भी इसी सेशन में कर लेंगे हम लोग। मतलब गोया कि एक ही वीडियो में सारा चीज हम लोग कवर कर लेंगे, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। तवील सवालात का पहला क्वेश्चन है, जदीद नज्म की तारीफ करते हुए उसका, है ना, इर्तिकाई जायजा लीजिए, उसका इर्तिकाई जायजा लीजिए। इसको आप काफ बना लीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ कट करके यहाँ पे लिख दे रहा हूं। चलिए पूरा कट कर देते हैं क्या। जदीद नज्म की तारीफ करते हुए इसका इर्तिकाई जायजा लीजिए, है ना, इर्तिकाई जायजा लीजिए। जवाब देखिएगा आप। नज्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत एक ही मौजू पर लिखी जाती है। आम तौर पर, है ना, आम तौर से उर्दू नस्र के मुकाबले में
नज्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहा कि आम तौर से उर्दू नस्र के मुकाबले में नज्म का इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत पंजाब के महकमा तालीम के दौरान मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली ने जदीद नज्म निगारी की तहरीक की एक क़ियादत की है ना, जदीद नज्म निगारी की तहरीक की एक क़ियादत की है। और देखते ही देखते नज्म निगारी की शोरा की एक जमात तैयार हो गई। और देखते ही देखते जो है नज्म निगारी की शोरा की, शायरी की जमात शोरा होता है, एक जमात तैयार हो गई। गोया कि कहां पे, हुकूमत पंजाब के महकमा तालीम के दौरान मोहम्मद हुसैन आजाद और अल्ताफ हुसैन हाली वगैरह ने जदीद उर्दू नज्म निगारी की तहरीक की क़ियादत की। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 है आपका, ज़ेरे निसाब नज्म मनाज़िर कुदरत। ज़ेरे निसाब नज्म मनाज़िर कुदरत का मरकजी ख्याल पेश कीजिए कि इसका मरकजी ख्याल जो सेंटर है ना, बीच वाला है ना, जो असल मौजू है या असल टॉपिक है, ये कहना क्या चाहता है मरकजी ख्याल में बताने के लिए कहा है। तो जवाब में देखिए बच्चों, ज़ेरे निसाब नज्म मनाज़िर कुदरत पंडित बर्ज नारायण की एक उम्दा नज्म है। कैसी नज्म है? एक उम्दा मतलब बेहतरीन नज्म है, जो उनकी, इसको कट कर लीजिएगा आप, यहाँ पे क्या है, उनकी, ठीक है ना, थोड़ा टाइपिंग में कभी मिस्टेक हो जाता है तो आप इसके नजरअंदाज कर लीजिएगा। क्या है कि फिर से देख लेते हैं, ज़ेरे निसाब नज्म, और इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप नज्म वाले हिस्से को पढ़ते हैं ना, तो वहां पे क्वेश्चन कोई ना कोई एक नज्म का खुलासा दे देता है लिखने के लिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट में और आंसर भी बड़ा उम्दा है, तो आप अगर इसको याद रखते हैं तो फायदा देगा। क्या कह रहा है कि ज़ेरे निसाब नज्म मनाज़िर कुदरत पंडित बर्ज नारायण की एक उम्दा नज्म, मतलब बेहतरीन नज्म है, जो उनकी शायरी की, जो उनकी शायरी की एक बेहतरीन मिसाल है, जो उनकी शायरी की एक बेहतरीन मिसाल है। इस नज्म में चकबस्त ने अपने हिंदुस्तान और मादरे वतन की खूबियों के, अपने हिंदुस्तान और मादरे वतन के खूबियों के गुण गाए हैं। किसके? अपने मादरे वतन के खूबियों के गुण गाए हैं, और खुले लफ्जों में, यानी साफ तौर पर और खुले लफ्जों में हिंदुस्तान की अजमत का जिक्र किया है। और खुले लफ्जों में क्या क्या है? हिंदुस्तान की अजमत का जिक्र किया है, जो कि देहरादून के पहाड़ी इलाके की एक खूबसूरत मंजर निगारी की है ना, देहरादून के पहाड़ी इलाके की खूबसूरत मंजर निगारी की है। जब शायर वहां जाता है, वहां की मंजर निगारी को देखता है, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की फितरत को, सारी चीजों को देखने के बाद वो एक नज्म लिखने पर मजबूर हो जाता है और वो लिख डालता है मनाज़िर कुदरत। इसका दूसरा नाम कभी कभी आता है मनाज़िर फितरत। क्या आता है? मनाज़िर फितरत भी, दोनों याद रखिएगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव करते हैं इस सेशन का। इसी में दो, गोया कि अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, अब थोड़ा वीडियो शॉर्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी कम, क्यों नस्र वाले जो हिस्से में क्वेश्चन आंसर ज्यादा रहता है, लेकिन नज्म वाले हिस्से में जो है ऑब्जेक्टिव भी कम मिलेगा, सब्जेक्टिव भी। इस वजह से दो चीज एक साथ, मतलब गोया कि एक ही वीडियो में दोनों को इंक्लूड कर लेंगे हम लोग। चलिए ऑब्जेक्टिव सेशन है, आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा क्योंकि सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 1, आपका चकबस्ता का पूरा नाम क्या था? अलिफ में आपका पंडित ब्रज नारायण, बा में पंडित रमेश नारायण, जीम में आपका पंडित है ना दिया नारायण, दाल में आपका पंडित मोहन नारायण। तो राइट आंसर क्या होगा? आप पढ़े थे अभी, चकबस्ता का पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रज नारायण, पंडित ब्रज नारायण। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 है आपका ऑब्जेक्टिव का, चकबस्ता की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है? चकबस्ता की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है? देखने के साथ ही आप इसको टिक कर देना है। क्या है? मनाज़िर फितरत, या फिर हम नौजवान हैं, या फिर खड़ा, या फिर इंडिया गेट? क्या है? तो आप पढ़े मनाज़िर फितरत, मनाज़िर फितरत। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, मनाज़िर फितरत। इसी का दूसरा नाम अभी जो हम पढ़ रहे हैं मनाज़िर कुदरत। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 है आपका, चकबस्ता की पैदाइश कब हुई? चकबस्ता की पैदाइश कब हुई? आप पढ़े अभी 1880 पढ़े थे, या 1881, 1882, दाल 1901। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों किसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1882। 1882 है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1882। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 है आपका, चकबस्ता की पैदाइश कहां हुई? मतलब जगह बताना है। फैजाबाद, आगरा, पटना, दिल्ली। तो चकबस्ता की पैदाइश आप पढ़े थे 1882 ईस्वी को
फैजाबाद यूपी में। क्या पढ़े थे? फैजाबाद यूपी पढ़े थे नहीं, तो फैजाबाद। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? ये हो जाएगा, मतलब अलिफ। चलिए फिर देखते हैं। सवाल नंबर 5 है आपका, चक बस्तक के आबाओ अजदाद। आबाओ अजदाद, आबाओ अजदाद समझते हैं नहीं, मतलब बाप दादा, हमारे जो खानदान थे बाप दादा। चक बस्तक के आबाओ अजदाद कहां से ताल्लुक रखते थे, मतलब कहां के रहने वाले या कहां से उनका लगाव था। ऑप्शन आपका आगरा, बी में आपका लखनऊ, सी में आपका फैजाबाद, दाल में आपका दिल्ली, है ना, डी में आपका दिल्ली। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? लखनऊ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? है ना, बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले थे नहीं। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 आपका, चक बस्तर ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? वकालत का जो इम्तिहान है ये कब पास किया है? ऑप्शन आपका दिया अलिफ में 1905, बा में दिया 1906, और जीम में दिया 1907, और दाल में यानी डी में दिया 1908। तो आप अभी जस्ट पढ़े थे, है ना, तो 1908 में जो है इन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया था, और 1905 में जो है इन्होंने किसका किया था? बीए का किया था। तो इसका राइट आंसर दाल हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7 है आपका, चकबस्त मुकदमा के सिलसिले में, मुकदमा था ना, केस वगैरह, मुकदमा उसी को बोलना है ना, मुकदमा। मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली कब गए थे? तो अभी पढ़े थे 1926 में गए थे। कब गए थे? 1926 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर सी हो जाएगा। 1926 में गए थे और 1926 में इनका, है ना, वो वफात हो जाता है। सवाल नंबर 8 का, चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ? चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ? अलिफ में आपका फालिज, बा में आपका कैंसर, जीम में आपका बुखार, दाल में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर फालिज है ना, फालिज की वजह से जो है इनका क्या हो गया था? वफात हो गया। तो जिसका राइट आंसर क्या होगा? अलिफ होगा। चलिए फिर सवाल नंबर 9 आपके सामने, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ, है ना, बताइए आप। 1925, 1926, 1930, 1935? 1926 में, अभी पढ़े थे नहीं, 1926 में जो है चकबस्ता का जो है वफात हो जाता है। सवाल नंबर 10 है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, चकबस्ता का इंतकाल कहां हुआ? जगह का नाम बताएं। ऑप्शन आपका अलिफ बनारस, बा पटना, जीम रायबरेली, दाल लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि नहीं तो स्टेशन दिया हुआ है, नहीं तो लखनऊ दिया हुआ है, नहीं तो कुछ और दिया हुआ है, डायरेक्ट रायबरेली दिया हुआ है। नहीं तो आप इसका, तो पटना तो होगा नहीं, बनारस तो होगा नहीं, लखनऊ में आखिरी रसूम अदा की गई थी, मतलब इनका जो है तदफीन किया गया था, है ना, सारी चीजें। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप रायबरेली को ऑप्शन चुनिएगा, है ना, क्या चुनिएगा? रायबरेली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायबरेली। चकबस्ता का इंतकाल कहां हुआ? रायबरेली में। सवाल नंबर 11 है आपके सामने, चकबस्त ने पहले गजल कितने वर्ष की उम्र में, मतलब पहली जो गजल है चकबस्त वो कितने साल में कही थी? ऑप्शन आपका अलिफ में है 10, बा में है 12, जीम में है 15, दाल में है 20। तो चकबस्त जो है ये फितरी शायर थे और इन्होंने बचपन से ही इनको शेर व शायरी का क्या था? शौक था, और ये 10 साल के ही थे कि इन्होंने पहली गजल कह डाली थी। कितने साल के बच्चों? तो 10 साल के। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 10 साल के थे तो पहली गजल इन्होंने कह डाली थी। ठीक। सवाल नंबर 12 है आपका, चकबस्त शायरी की किस सनफ के लिए जाने जाते हैं, है ना, शायरी की, है ना, एक गजल भी होता है, नज़म भी होता है, हमद भी, नात भी, मरसिया भी, कसीदा भी, सारी चीजें आती है नज़म वाले हिस्से में। तो ये किसके जो है किस सनफ के लिए जाने जाते हैं? मरसिया के लिए जाने जाते हैं, या फिर हमद के लिए जाने जाते हैं, या फिर नज्म के लिए जाने जाते हैं, या फिर दाल गजल के लिए जाने जाते हैं? तो आप पढ़े कि नज्म निगार, है ना, अभी क्या पढ़ रहे थे? नज्म पढ़ रहे थे। ये नज्म के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? चकबस्त, तो नज्म के लिए जाने जाते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 13 है कि नज्म मनाजिर फितरत में किस शहर का जिक्र है? ये क्वेश्चन तो आता है ऑब्जेक्टिव में कि नज्म मनाजिर फितरत दे दे या फिर मनाजिर कुदरत दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखिएगा दोनों, मनाजिर फितरत या फिर मनाजिर कुदरत। नज्म मनाजिर फितरत में किस शहर का जिक्र है? तो पटना तो है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो कट जाएगा। और आप दिल्ली का भी जिक्र नहीं है, वहां पे कट जाएगा। और आगरा भी नहीं है, ये भी नहीं, तो क्या है? देहरादून है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, देहरादून का जिक्र है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो गोया कि ये 13-14 क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव के, और सब्जेक्टिव तो पढ़ ही चुके।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी तरह मेहनत से पढ़ते रहिए। फिर इंशाल्लाह अगले दिन आपके सामने एक अगले नए चैप्टर इंडिया गेट लेकर आऊंगा। साथ ही साथ आप टेस्ला बिहार बोर्ड चैनल को, है ना, लाइक और एंड शेयर करना ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन। खुदा हाफिज।